नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कारण था कि अंग्रेज के आने के बाद भारतीय किसान कर्ज और गरीबी के जाल में फंसते चला गया? इसका उत्तर है ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों में छुपा हुआ है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो उसके आर्थिक शोषण का प्रमुख आधार बना। ब्रिटिश शासन का प्रमुख जो मुख्य उद्देश्य था, भारत से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य से भूमि राजस्व की विभिन्न प्रणाली लागू किया गया, जिनके कारण किसानों का शोषण बढ़ा और कृषि संकट भारत में गहराया। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द ब्रिटिश रूल से समझने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का। इसमें पूछा हुआ है कि वाई वाज देयर अ सडन स्पट इन द फेमाइन्स इन द कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन्स। मीन्स कहा जा रही है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अकाल में अचानक से तेजी आई। जो हमें अचानक से अकाल देखने को मिला, इसके कारण क्या है ब्रिटिश इंडिया के काल में, तो इसे 150 शब्दों में लिखना है। इस क्वेश्चन से समझने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसे आप अंत तक वीडियो में तक बने रहे तो इसका जवाब, इसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको। इसके पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार का ब्रिटिश की यहाँ पे नीतियाँ और फिर उसने एक्सपेंशन करने के ड्यूरेशन में कौन कौन सी नीतियाँ लागू किया। अब भारत में 3 प्रकार का कैपिटलिज्म को पढ़े। पहला जो कैपिटलिज्म था, मर्केंटाइल फेज या फिर कमर्शियल कैपिटलिज्म। फिर इसके बाद ब्रिटेन में वहाँ पे आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सेकेंड फेज भारत में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। और फिर इसके बाद जब पैसे आ गए ब्रिटिश के पास, तो भारत में हेवी इन्वेस्टमेंट, जिसे हम फिजिकल कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। और यह भी बताए थे कि भारत का जो जीडीपी था मुगलों के ड्यूरेशन में लगभग 25 से 26% था, मीन्स 1/4। और जो ब्रिटिश का जो जीडीपी था वो मात्र 2% था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत जस्ट इसका उलट गया। भारत का जीडीपी हो गया लगभग 1 से 2%, और ब्रिटिश का जो था वो बढ़कर के 25 से 26 से प्लस चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिशों ने भारत के इकोनॉमी को तार तार किया। तो हम आज देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया या कॉलोनियल पीरियड के समय में किस प्रकार जो है यहाँ के इकोनॉमी को, यहाँ के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, टैक्सेशन से रिलेटेड जो है भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरीके से हतोत्साहित किया गया। तो सबसे पहला जो है ददनी सिस्टम। यह जो ददनी सिस्टम है यह 17 से लेकर के 18 सेंचुरी के बीच में, मीन्स मुगल पीरियड था उसके लगभग एंड के समय में, और जब हमारा कॉलोनियल पीरियड शुरुआत हो रहा था उस समय यह प्रचलित था ददनी सिस्टम। तो ददनी सिस्टम यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो लोन प्रोवाइड करवाता था, एक प्रकार का एडवांस्ड लोन देता था, और वो एक हेवी इंटरेस्ट पर, और वो मर्चेंट्स को दिया जाता था और क्राफ्ट्स मैन को दिया जाता था। मीन्स जो बुनकर जो था और जो हमारा मर्चेंट क्लास था उसे दिया जाता था, ताकि बुनकरों के द्वारा जो है वो कपड़ा उद्योग बनाया जा सके, मीन्स कपड़ों का विकास किया जा सके, प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स बनाया जा सके। तो बुनकरों को यह शुरुआत में दिया गया कंपनी के द्वारा एक तरह का एडवांस लोन था। इससे यह हुआ कि प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स बनना शुरू हुआ, सूती वस्त्र भारत में बनना शुरू हुआ। तो भारत के अंदर में एक जो कॉटन टेक्सटाइल का जो मांग था उसका विकास हुआ। और फिर फॉरेन ट्रेड, जो हमारा यूरोपियंस में जो इस हमारी सूती वस्त्र का मांग था वहां पर, इन दोनों से यह प्रभावित हुआ कि इनलैंड ट्रेड और आउटलेट ट्रेड, मीन्स जो हमारा ब्रिटेन में या फिर हमारा यूरोप में व्यापार जो है कॉटन टेक्सटाइल का बढ़ गया। लेकिन इसका प्रभाव जो है भारतीय बुनकरों पर, इसका बुरा प्रभाव पड़ा, बुरा असर हमें देखने को मिला। जबकि यह फायदा सिर्फ कंपनी को था, मीन्स इंग्लिश लोगों को यह सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यह ददनी सिस्टम से ये हो कि हाई इंटरेस्ट पर देता था लोन, एक प्रकार का एडवांस्ड मनी, जिसके वजह से कंडीशंस खराब हो गया बुनकरों का, दयनीय स्थिति हो गया। तो यह ददनी सिस्टम
जो चालू किया गया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये मुगल के अंत के समय में और कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत में। फिर इसके बाद 1773 में किस तरीके से 1765 में इलाहाबाद का संधि, 1764 में बक्सर का संधि और फिर पलासी का युद्ध 57 में 1757। अब धीरे धीरे ब्रिटिश के पास पॉलिटिकल राइट्स आ गया। तो ब्रिटिश यहाँ पर इसलिए आया था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। तो पहले इन लोगों ने एक सिस्टम चालू किया, इजारेदारी सिस्टम। इसे लागू जो किया था वैरेन हेस्टिंग, बंगाल के क्षेत्र में 1773 में लागू किया गया इजारेदारी सिस्टम। यह एक प्रकार का बोली लगाया जाता था कि एक मर्चेंट्स जो होता था यहाँ पर बोली लगाया जाता था कि यह जो क्षेत्र है बंगाल का एक बड़ा सा जागीर जो भूमि है वो यहाँ पे एक ऑक्शन किया जाता था एक बिडर के माध्यम से, कि जो हाईएस्ट बिडिंग करता था उसे दे दिया जाता था कि यहाँ से आप जो है लैंड जो है इस लैंड आपका हो जाएगा और यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को वापस दे। मान लेते यह भूमि है इतना बड़ा बंगाल के क्षेत्र में, तो यहाँ पे पहला ऑक्शन किया गया कि हम 1 करोड़ रुपया, एक बोला कि एक बिडर ने बताया कि हम यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कंपनी को देंगे यहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके, 1 करोड़। बाकी वो मान लेते हैं कि उसे 1.5 करोड़ रुपया वो या फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो वहाँ से कलेक्ट करता है, तो 1 करोड़ देगा कंपनी को, बाकी 20 लाख रुपया अपने पास रख लेगा। लेकिन दूसरा बिडर बोला कि हम 1.5 करोड़ रुपया कंपनी को देंगे। फिर इसके बाद तीसरा बिडर बोला कि हम लगभग 2.5 करोड़ रुपया देंगे। तो जो ज़्यादा बिडिंग करता था उसे दे दिया जाता था। तो ये बिडर के माध्यम से एक हाईएस्ट बिडर जो बोलता था उसे वो भूमि जो है दे दिया जाता था, ताकि वहाँ से वो लैंड जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सके उस लैंड से। तो ये 5 सालों को चलाया था यह वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। इसे हम कहते हैं इजारेदारी सिस्टम। यह जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पहले जो था जमींदारी सिस्टम, फिर इसके बाद रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी। तो जमींदारी सिस्टम जो था यह अचानक से नहीं आया, ये धीरे धीरे विकास हुआ। पहले ददनी का रूप लिया, फिर इजारेदारी का, इसके बाद जो है जमींदारी सिस्टम आया। तो वैरेन हेस्टिंग्स जो 1773 में लागू किया इजारेदारी, तो वहाँ ब्रिटिश सरकार वहाँ ने का एक ऑफिशियल्स को भेजा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, जिसका नाम था कॉर्नवालिस। 1793 में यह आया और इसने लागू किया जमींदारी सिस्टम। बड़े बड़े जमींदार का एक वर्ग स्थापित हुआ, एक इवॉल्व होकर के आया जमींदार क्लास। तो परमानेंट सेटलमेंट मीन्स जो पहले 5 साल का चल रहा था बिडर के माध्यम से, अब जो है इसे परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, या इसे बड़ी बड़ी भूमि दिया जाने लगा जमींदारों को, तो इसलिए इसे हम जमींदारी सिस्टम या फिर जागीरदारी सिस्टम, इसे हम इस्तमरारी भी कहते हैं, माल गुजारी भी कहते हैं और बिस्वादारी भी कहते हैं। सभी जो है जमींदारी का ही रूप है। तो इसे परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि पहले जो वैरेन हेस्टिंग्स ने 5 सालों के लिए चलाया था, अब जो है अब फिक्स कर दिया गया लगभग 10 सालों का, इसलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। तो ये 10 साल के लिए किया गया। 1793 में लागू किया कॉर्नवालिस ने। ये ब्रिटिश भूभाग अब धीरे धीरे 1765 के बाद जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया, दीवानी राइट्स भी आ गया ब्रिटिश कंपनी के पास। तो ब्रिटिश का जो भूभाग था इतने बड़े भारत पे, तो उसका 19% भाग पर यह लागू किया गया जमींदारी सिस्टम। और शुरुआत कहाँ से, तो 1765 में दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल के क्षेत्र में, हम लोग पहले पढ़े भी थे। तो शुरुआत जो जमींदारी सिस्टम लागू किया गया वो बंगाल के क्षेत्र में। अब बंगाल के अंतर्गत में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में यह लगभग जो ब्रिटिश का जो राजस्व एकत्रित होता था उसका यह 19% था पूरे भूमि का। 100% में कितना, 19% पे यह लागू किया गया था जमींदारी सिस्टम। और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि जहां से उसने टैक्स कलेक्ट किया, तो वो टैक्स यदि लगता था कि खुद कलेक्ट कर सकते हैं तो वहां पे खुद कलेक्ट किया, जहां पे लगता था वो खुद कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वहां पे जमींदार लोगों को सामने खड़ा किया। तो यहाँ पे जमींदार लोगों को खड़ा किया गया बंगाल के क्षेत्र में। अब जमींदार जो है ये पूरी तरीके से फुल सपोर्ट मिल गया ब्रिटिश कंपनी का। एक ऐसा वर्ग खड़ा तैयार कर दिया जमींदार वर्ग, जो पूरी तरीके से वो रॉयल होता था, पूरी तरीके से सपोर्ट होता था कंपनी के द्वारा। तो जमींदार के बच्चे ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, जमींदार के पास ही पैसे जो है एक जगह एक्यूमुलेट होने लगा, प्रजा के पास पैसे जो है धीरे धीरे वो कमी आने लगा।
तो यह जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो जमींदार के द्वारा, किस क्षेत्र में, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। और रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया, रेवेन्यू इतना हाई रखा गया कि 10/11 भाग, 10/11 भाग है, मीन्स 11 हिस्से में से 10 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश को देना है, कंपनी को देना है। जबकि एक हिस्सा मीन्स 10/11 में एक हिस्सा बचा, तो 1/11 है यह जो मिलेगा जमींदार को मिलेगा। मीन्स जमींदार के पास भी कुछ बचा नहीं। मीन्स कहने का मतलब 90% जो है वो दे देना है किसे, कंपनी को। अब मात्र 10% जो रखना है वो जमींदार खुद रखेगा। अब जमींदार के पास एक तो पैसे कमी हो गया, तो इसने क्या किया कि अब करप्शन करना चालू कर दिया। अब किसानों से जो लैंड जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, अब उसे बढ़ा चढ़ा कर जितना ज़्यादा यदि वो लेगा कलेक्शन, तो उसका जो है एक जो है लगभग 10% जो है उस पर ज़्यादा बनेगा। तो मान लेते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने का कोशिश करेगा जमींदार। अब इस तरीके से जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कोशिश करेगा, अब किसानों का शोषण जो है जमींदार के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। और एक तरफ ब्रिटिश जो है मात्र जो है एक हिस्सा दिया जा रहा है जमींदार को। तो जमींदार के पास पैसे कमी होने की वजह से वो किसानों को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से किसानों का शोषण चालू हो गया जमींदार के माध्यम से, इनडायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश कर रहा। सनसेट लॉ इसे कहा गया है। जमींदारी सिस्टम को एक निश्चित तारीख तय कर दिया गया, मान लेते हैं इस महीने के लास्ट, मान लेते हैं 31 डेज, तो 31वां महीना में रखा गया कि शाम के सूर्य ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले जो है यह कलेक्शन कर लेना है और ले जा करके कंपनी को वापस दे देना है। तो सूर्यास्त कानून का मतलब हुआ कि जो कलेक्शन होगा वो सूर्य ढलने से पहले हमें कंपनी को वापस दे देना, कलेक्शन कर लेना है किसानों से। तो इस तरीके से जमींदार जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कोशिश करता था और जल्दी से करे, ताकि हम सूर्यास्त कानून को फॉलो भी करें। तो ये एक तरह का बहुत ही हार्श पॉलिसी था सूर्यास्त कानून। अब होता यह था कि जमींदार यदि सूर्यास्त कानून को फॉलो नहीं कर पाता था, मान लेते सूर्य ढला, मान लेते हैं सनसेट हुआ है 6 बजे, तो 6 बजे जब पीएम में हुआ है, तो यदि वो उसे फॉलो ना करके मान लेते 8 बज गया, तब उसे ले जाके दे रहा ब्रिटिश कंपनी को, तो ब्रिटिश कंपनी उसे लेता नहीं था, पैसा ले लिया और इसे जमींदारी छीन लिया जाता था। जिस जमींदार को दिया गया जमींदारी, उसे जमींदारी उस भूमि को छीन लिया गया और जमींदार को हटा दिया गया। तो एक तरह का शोषण देख रहे हैं ब्रिटिश के द्वारा, जमींदार का भी शोषण हो रहा है और इनडायरेक्टली जो है पीजेंट्स का भी हो रहा है। जमींदार के पास 3 राइट्स था। पहला राइट्स यह था कि जिसे जमींदारी दिया गया है तो वो एक हेरिडेटरी सिस्टम था, जमींदार का बेटा ही अगला जमींदार बनेगा, लेकिन ये सूर्यास्त कानून को फॉलो करना मस्ट है। यदि सूर्यास्त कानून को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी छीन लिया जाएगा। तो पहला है कि हेरिडेटरी था, लेकिन जमींदार जो है वो सूर्यास्त कानून को कभी कभी फॉलो नहीं भी कर पाता था और एक 1/11 हिस्सा इसका शेयर में था जमींदार का। तो जमींदार जो है अब धीरे धीरे हेरिडेटरी जो था वो रेंट पे देना शुरू कर दिया। तो पहले हेरिडेटरी राइट्स था और हेरिडेटरी राइट से ही क्या किया कि जमींदार जो है देखा कि अब हम इस कानून को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था को नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसने रेंट पे दे दिया। कोई और बड़ा व्यक्ति जो है जमींदार, उसे दे दिया कि तुम यहाँ से कलेक्ट करो, मुझे इतना देना, अब ब्रिटिश को ले जाकर 10/11 हिस्सा दे देना। तो रेंट पे भी यह जमींदारी सिस्टम चालू था। और फिर इसके बाद ये जमींदारी सिस्टम सेल भी वो कर सकता था, यदि चाहता कि जमींदारी जो है अपना वो जमींदारी वापस जो है वो सेल कर देता, बोल देता कि हम इसे सेल कर रहे हैं। जो जमींदारी ब्रिटिश से लिया तो उसे सेल कर सकता था, मीन्स ट्रांसफर भी कर सकता था, रेंट पे भी था और हेरिडेटरी भी था। यदि स्टेटमेंट में पूछ दे कि जमींदारी सिस्टम आर हेरिडेटरी, रेंट बट नॉट सेल, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेल करने का भी अधिकार है जमींदार को, अपने जागीरदारी वाली जगह को रेंट पे भी दे सकता है, और यदि यह इसे फॉलो अच्छा से करता है तो फिर जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा। तो इस तरीके से जमींदार धीरे धीरे जो है अमीर बनता गया। लेकिन कुछ जमींदार जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है। 1857 के क्रांति में कुछ अपवाद है, जिसमें से बाबू कुंवर सिंह, बिहार के जो बाबू कुंवर सिंह है, वो इसे सनसेट लॉ और को फॉलो नहीं किए, जिसके वजह से जो है ब्रिटिश के खिलाफ, ये कंपनी के खिलाफ हो गया। 1857 के क्रांति में देखने को मिला। इस जमींदारी सिस्टम से यह हुआ कि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा इंडिया में। नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो जमींदार और पीजेंट्स पे।
जमींदार से जो जमींदारी भी छीन लिया जाता था, क्योंकि इस कानून को यदि फॉलो नहीं किया तो जमींदारी उसका छीन लिया जाता था। अब जमींदार में भी कुछ कुछ जो है अपवाद में वो ब्रिटिश के खिलाफ होगी, जो हमें 1857 के क्रांति में देखने को मिलेगा। और और इसे ब्रिटिश को एक और फायदा हो गया कि एक नया वर्ग तैयार हो गया, जमींदार क्लास। जो ओल्ड जमींदार था, जो इसे फॉलो नहीं कर पाता था, उसे रिप्लेस करके एक नया जमींदार वर्ग ही खड़ा कर दिया, एक न्यू लैंडेड क्लास ही खड़ा कर दिया, जो पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी का सपोर्ट में रहेगा। अब पीजेंट्स का यह हुआ कि इसका दुर्दशा हो गया, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट रहता था वहां पे, ज्यादा से ज्यादा वो कलेक्ट करना चाहता था, ताकि जमींदार जो है, एक तो शोषण जमींदार का, दूसरा शोषण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इससे जो है भारत पर बुरा प्रभाव देखने को मिला समाज में। फिर जमींदारी सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट है वो रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, इसे जो लागू किया गया था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 के आसपास में यह लागू किया गया, जबकि 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम को लागू किया था। वो जहां जमींदारी सिस्टम 19% भाग पे लागू था, तो यह लगभग जो है 51% भूभाग पे लागू किया गया था, 51%। यह जो था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। मीन्स यह इंडिया का मैप है, तो इस इंडिया का मैप में यह जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो सबसे बड़ा होता था, तो इस बंगाल पे लागू कर दिया गया जमींदारी सिस्टम। और जबकि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी मीन्स डेक्कन के रीजन में जो लागू किया गया पूरी तरीके से, वो हो गया रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी। और जो बच गया हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और यूपी का क्षेत्र, गंगा वैली का जो क्षेत्र है और सेंट्रल प्रोविंस, उस पर लागू कर दिया गया महलवाड़ी सिस्टम। इस तरीके से पूरे भारत पे ये 3 सिस्टम जो है मेजर रहा। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में पहली बार जो लागू किया गया था लगभग ये 1792 के आसपास में। ये मद्रास का एक जिला है जिसका नाम है 12 महल जिला, वहां पे लागू किया गया। और फिर धीरे धीरे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 आते आते यह रैयतवाड़ी सिस्टम जो है पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में और फिर इसका बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। डेक्कन में धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया। और इसे जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, यहाँ पे कंपनी जो है डायरेक्ट किसानों से वसूलती थी लगान। ईस्ट इंडिया कंपनी जो डायरेक्ट किससे वसूलती थी? रैयत से, मीन्स किसानों से। रैयत का मतलब ही होता है किसान। तो यहाँ पे जो कंपनी वसूल रही है टैक्स, वो डायरेक्ट किससे? किसानों से। यह लगभग जो टैक्स रखा गया था 35 से लेकर के 55% तक, मीन्स इतना हाई टैक्स होता था कि लगभग 50% उसे देना है। मतलब जितना वो खेती किया किसान, वो उसका आधा हिस्सा वो ले लेता था। और वो जो खेती करवाया जाता था वो कमर्शियल क्रॉप्स होता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करवा करके उसे कैश क्रॉप्स जो होता था उसे खेती करवाया जाता था, जैसे चाय का, फिर इसके बाद नील का, कॉटन का, इन सब चीजों का खेती कराया जाता था, ताकि जो है इसका कमर्शियल हो सके, व्यापार इसका ज्यादा होता है पूरे विश्व में। तो इसे हुआ यह कि भूखमरी बढ़ गया भारत में। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, कैश क्रॉप्स का खेती होने लगा, तो जो हमारा खाद्यान्न फसलें था, गेहूं, चावल, दाल, इन सब की खेतियों में बहुत रैपिडली गिरावट आया, जिसके वजह से किसान जो है अब धीरे धीरे कैश क्रॉप्स उगाने लगा। तो इसे फायदा पूरी तरीके से ब्रिटिश को जाने लगा, जबकि भारतीय में भूखमरी की समस्या देखने को मिला। अकाल जो है अब धीरे धीरे तेजी से फैलने लगा। कहा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी के समय में जितने अकाल, लगभग हर 2 साल पे अकाल आता है, 1765 से लेकर के 1857 के बीच में, कि हर 2 साल पे एक अकाल, बड़ा अकाल आना जरूरी था। और ये आता था क्यों? क्योंकि खाद्यान्न फसलों की कमी और कैश क्रॉप्स का ज्यादा, जिसके चलते कहा गया है कि लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या मारा गया सिर्फ और सिर्फ फेमाइन के वजह से, अकाल पड़ने के वजह से। इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं करना और ज्यादा जोर देना कैश क्रॉप्स पे। तो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करने से यह हुआ कि जो जमींदारी सिस्टम था अब वो धीरे धीरे जो है कम होने लगा, जिसके वजह से इस जो जमींदार का जो राइट्स था वो धीरे धीरे कमी आ गया। जो 1857 की क्रांति में एक जमींदार वर्ग भी शामिल हो जाएगा। और यह हमें जो करप्शन देखने को मिला कंपनी के द्वारा, जो कंपनी टैक्स कलेक्ट करता था वो कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा 50 से 55% तक टैक्स लिया जाए। और फिर कमर्शियल क्रॉप्स का खेती जो है ये बढ़ा दिया गया, जहां पे
किसानों को जबरदस्ती जो है कमर्शियल क्रॉप्स को खेती करने के लिए बोला गया, कैश क्रॉप्स। और फिर इसी काल में अकाल देखने को मिला। बताए कि लगभग 2 से 3 करोड़ जनसंख्या जो है मारा गया। और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो इंक्रीज कर गया। जो किसान अब जो खेती करता था और जो लेबरर्स था वो धीरे धीरे बेरोजगार हो गया। आर्टिसियंस को मार दिया गया। क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन था, जो बुनकर था, यह भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। तो बेरोजगारी जो है वो भारत में बढ़ता गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो महलवाड़ी सिस्टम है। महल का मतलब होता है एक गांव का मुखिया। महल मीन्स गांव होता है। इसे जो शुरुआत में जो लागू किया वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। लेकिन फिर धीरे धीरे महलवाड़ी सिस्टम को इसको बढ़ा दिया गया। अब जो क्षेत्र बचा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बचा। तो अब धीरे धीरे जो हॉल्ट मैकेंजी है इसे बंगाल में कुछ हिस्से पे लागू किया और फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इसे एक्सपेंड कर दिया गया। उसका श्रेय जाता है विलियम बेंटिंग को। ये पहले था जो 19% पे था जमींदारी, और फिर इसके बाद 51% पे था रैयतवाड़ी। तो दोनों मिलाकर के हो गया लगभग 70%। तो 30% हिस्से पे वो जो लागू किया गया महलवाड़ी सिस्टम। और यहाँ पे जो राजस्व एकत्रित करता था, रेवेन्यू कलेक्टेड, वो मुखिया होता था। गांव का एक मुखिया बना दिया गया और वो पूरे गांव को रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया करता था वो, जिसे विलेज हेडमैन या गांव का मुखिया, या इसे हम लंबरदार भी कहते थे। तो लंबरदार के द्वारा पूरे गांव का जिम्मेवारी दे दिया गया कि आप वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करके लगभग ये 50 से 66% तक कलेक्ट करता था मुखिया। और फिर यह मुखिया किसे दे देता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार देख रहे किस प्रकार महलवाड़ी सिस्टम भी जो है ये हाई टैक्स है, 55 से 66%। पहले यह 66% था, फिर इसे कम करके लगभग 50 तक लाया गया। ब्रिटिश की ये शोषणकारी नीतियां, अभी हालिया रिपोर्ट है एक, कि उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1765 से लेकर के जो रेवेन्यू सिस्टम जो लागू किया गया 1947 तक, यह जो था 1947 तक, लगभग यह कितना साल हो गया? तो 1757 से लेकर के 1947, इस काल में जो है लगभग 200 सालों तक जो शोषण हुआ। इसमें जो अंग्रेज यहाँ से जो धन लूट करके ले गया या फिर यहाँ का प्रोडक्ट्स, यहाँ का रिसोर्सेस जो यूरोप चला गया, वो बताया जाता है कि 3000 लाख करोड़ रुपीस है। इतने पैसे को जो है वो लूट करके यहाँ से ले गया। 3000, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, इसी तरह करते करते 3000 लाख, और फिर इसके बाद करोड़ भी है। मीन्स लगभग यह पैसे जो है 65 ट्रिलियन के आसपास हो जा रहा। 65 ट्रिलियन डॉलर, इतने पैसे जो है वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से दोहन किया। इसका मतलब है कि भारत के जो इकोनॉमी था उसे 100 साल पीछे ढकेल दिया। मीन्स अब जो पहले 25 से 26% जो भारत का योगदान जीडीपी में था, अब धीरे धीरे जो इंडिया है उसका जीडीपी अब 100 साल पीछे चला गया। तो आज जो भारत है लगभग, आज उसका जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन है। यदि इतने शोषण के बाद भी भारत का यदि 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा योगदान है ये इंडिया का। इंडिया पे आप इस बात को लेकर के गर्व कर सकते हैं कि भारत के इतने शोषण के बावजूद भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा है। इन नीतियों की वजह से ब्रिटिश रूल जो 1757 से 1857 तक ये जो लागू रहा, इसे भारत पे जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही बुरा असर पड़ा। पहला हुआ कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी था, जो हमारा बुनकर, जो पारंपरिक उद्योग था, उसे नष्ट कर दिया गया। हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। यहाँ यदि कोई मर्चेंट्स या फिर यहाँ कोई बुनकर मर्चेंट्स यदि कोई किसी चीज़ को, प्रोडक्ट्स को बना रहा है, तो उसे ना तो पहले पहुँचाया जा रहा है यूरोप, और यदि गलती से पहुँच भी रहा है तो उस पर हाई ड्यूटीज़, देखे थे किस प्रकार 400% का हेवी ड्यूटीज़ लगाया जाता था। तो एक तो पहले बनने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा बन भी रहा है तो यूरोप तक पहुँच ही नहीं पा रहा, या फिर भारतीय मार्केट तक वो पहुँच नहीं पा रहा। उसकी दाम इतना ज़्यादा हो जा रहा है, कोई लोग उसे खरीदना नहीं पसंद कर रहा है। इसके बाद यह हुआ कि कमर्शियल क्रॉप का जो एग्रीकल्चर है, ये धीरे धीरे कंपनी ने ज़्यादा चालू कर दिया बढ़ाना, कैश क्रॉप खेती, जिसके चलते यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की कमी हो गया और भारत में कई अकाल आए।
1757 से लेकर के 1857 तक लगभग जो है हर 2 साल पे अकाल आता गया। तो जिसके चलते यह हुआ कि यहाँ पे अकाल पड़ने की वजह से लगभग 2 से 3 करोड़ जनसंख्या जो है वो भूखमरी से मर गया। तो यहाँ जो जो पीजेंट्री क्लास है और एग्रीकल्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसके चलते भारत में गरीबी और अकाल तेजी से हमें देखने को मिला। इसके बाद इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम से फायदा ब्रिटिशर्स को यह हुआ कि एक नई लैंडेड क्लास को स्थापित कर दिया, जो कंपनी का एकदम सपोर्टेड था, कंपनी का एक सहायता करता था। इसी लैंडेड क्लास के पास, इसी बड़े बड़े जमींदार के पास ही पैसा रहता था और ये इसी के बच्चे ही एजुकेशन प्राप्त ज़्यादा करते थे। हालांकि कुछ जमींदार को अपवाद के रूप में है। एक 1857 के क्रांति में एक अपवाद जो है वो बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे। फिर इसके बाद हम देखें कि किस प्रकार ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आया, लेकिन वो औद्योगिक क्रांति भारत के लिए फायदेमंद नहीं था। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के वजह यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री जो लगाया जाए वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को फायदा होगा। तो सारे कार्ल मार्क्स इस बात पे भारतीय इकोनॉमी के बारे में कहता भी है कि भारत के जितने भी इनलैंड पे जितने भी प्रोडक्ट्स होता था, जितने भी उद्योग होता था, जो भी रॉ मटेरियल्स होता था, वो सारे रॉ मटेरियल्स 18th सेंचुरी के पास में मीन्स 1800 एडी के आसपास में पूरे रॉ मटेरियल्स जो है भारत के कोस्टल रीजन्स पे आ गया। मीन्स वो जो है कच्चा माल जो है अब पूरे विश्व में जाने लगा और एक नई इंडियन बुर्जुआजी क्लास का उदय हुआ। बुर्जुआजी क्लास मीन्स एक कैपिटलिस्ट जो मेन है, जो एक पूंजीवाद जो लोग है, वो एक क्लास जो है वर्ग जो है वो उसका उदय हुआ, बुर्जुआजी क्लास। और यहाँ का जो ड्रेन है ये होना चालू हुआ। जो भारतीय का जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेस है, यहाँ से दोहन, यहाँ से बहिर्गमन चालू हो गया भारत से। मीन्स ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह होता है कि भारत के जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी संसाधन है या जो भी धन है, वो इसका उपयोग भारतीय ना करे, इसका उपयोग कोई और करे, उसे हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ब्रिटिश के शोषणकारी जो नीति था, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, जो भारत के प्रोडक्ट्स, भारत के रॉ मटेरियल्स वो कोस्टल रीजन्स पर आ गया और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलाया गया। यह जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये पहली बार कोई उजागर किया इस बात को लेकर के तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह भारतीयों का प्रोडक्ट्स, भारतीयों को कच्चा माल, यह जो है भारतीय इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका जो है ड्रेन हो रहा है, यह विदेशों में चला जा रहा है, यह यूरोप के क्षेत्र में चला जा रहा है। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ आज के समय में जो है अब जो है हमारा जो है वेल्थ के जगह पे ब्रेन हो गया है, ड्रेन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन का जो है उसका जो है बहिर्गमन हो रहा है, उसका निष्कासन हो रहा है भारत से। बड़े बड़े जितने भी आईआईटियंस हो या फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, वो सारे लोग जो है अब भारत को छोड़ करके यूरोप में चले गए। अमेरिका में कहा जाता है या फिर ब्रिटेन में कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो इंडियंस है, बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो इंडियंस है। और कुछ देशों में तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो इंडियंस है, जैसे सूरीनाम हो, फिजी हो, ये सब जगहों पे मीन्स भारतीयों का दबदबा जो है एक अलग तरह का बना है ड्रेन ऑफ ब्रेन के माध्यम से। तो भारत सरकार भी चाहती है, आज के जो तत्कालिक भारत सरकार है वो भी चाहती है कि ड्रेन ऑफ ब्रेन ना हो ज़्यादा, इससे नुकसान होता है। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे फिर तो उसे क्या है, उसे बेहतर एक सैलरी, जो वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक, उसे यहीं पर सर्विस करने दिया जाए। एक अच्छे से जो उसे सैलरी मिलता है यूरोप में, तो उसका सैलरी जो है वो यहीं पे दिया जाए, तो हो सकता है कि वो जो ब्रेन है वो उसका ड्रेन नहीं हो। तो दोस्तों जो हम पहला क्वेश्चन आज देखे शुरुआत में, उसका जवाब जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसकी नीतियां हैं। फिर इसके बाद उसके जो साम्राज्य विस्तार था वहाँ की नीतियाँ, फिर जो कैपिटलिज्म बताए कि 3 फेजेस, वो सब भी जो है उसी का ही एक कारण है। तो दोस्तों हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि जो ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली था वो भारतीय किसानों के हित में नहीं था, लेकिन
उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम कर वसूलना था, जिससे यह हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी भारतीयों का कमजोर हो गया। भारतीय किसान जो है धीरे धीरे गरीबी, कर्ज और शोषण के दलदल में धकेल दिया गया। तो दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो टॉपिक्स है, ये 3 जो हम टॉपिक्स को पढ़े हैं, ये टॉपिक्स जो है मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है और इसे पीटी से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।